गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। बेहतरीन प्रश्न है आज के, एक एक प्रश्न शानदार और सारे परीक्षा में आने वाले हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसके साथ ही इसके जो भी फैक्ट होगा वो जरूर लिखते रहिएगा, स्टैटिक जीके के लिए काम आएगा। पहला प्रश्न है, आईसीसी ने साल 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 टीम में कितने क्रिकेटरों को शामिल किया? आईसीसी ने जो है टी20 की महिला क्रिकेटरों की एक टीम बनाई है। वो दुनिया के तमाम टीमों में जो प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी होते हैं उन खिलाड़ियों में से एक एक दो दो चुन कर और सर्वश्रेष्ठ टीम बनाई जाती है। तो 2022 के लिए टीम बनाया है अभी। तो हाल ही में जो टीम बनाया है महिला टी20 टीम में कितने भारतीय महिला खिलाड़ियों को इसने शामिल किया है? तो यहाँ पे देखेंगे इसमें जो महिला भारतीय खिलाड़ी जो शामिल हुई हैं इसमें, उसमें 4 महिला खिलाड़ियों को शामिल किया है, 4 को शामिल किया है, याद रखिएगा 4। उन चारों का क्या नाम है? एक तो स्मृति मंधाना है, ध्यान रखिएगा महिला टी20 टीम है और साल 2022 के लिए, 22 का ही आएगा क्योंकि 23 तो अभी शुरू है तो ये आता है। तो साल 2022 के लिए महिला टी20 टीम बनाई गई है जिसमें 4 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। चारों के नाम आप जरूर यहां पे याद रखिए। पहला स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह। एक खिलाड़ी हैं रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह, इनको शामिल किया गया है। ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह। आप दीप्ति की स्पेलिंग ऐसे लिखेंगे, दीप्ति, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह। तो 4 खिलाड़ी जो है ना वर्ष आईसीसी की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ जो टीम घोषित की गई, 11 खिलाड़ियों में 4 जो है यही शामिल हैं। और वर्ष 2022 की सर्वश्रेष्ठ जो महिला टी20 टीम की कप्तान जो चुनी गई हैं वो चुनी गई हैं जो है एक खिलाड़ी हैं सोफी डिवाइन, न्यूजीलैंड की कप्तान। इस टीम की जो कप्तान हैं सोफी डिवाइन, सोफी डिवाइन, सोफी डिवाइन, और सोफी डिवाइन है न्यूजीलैंड की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, न्यूजीलैंड की है, याद रखिएगा, है ना। और इसमें बाकी खिलाड़ी कौन कौन है तो देखेंगे आप। इसमें स्मृति मंधाना, बेथ मुनी, सोफी डिवाइन, एस गार्डनर, तहालिया मैग्राथ, नादिया डार, नीदा डार भी कहते हैं, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष विकेट कीपर है, ऋचा घोष विकेट कीपर के रूप में, सोफी एलेक्सटोन, इनका इनोका रानावीरा और रेणुका सिंह। तो ये 11 खिलाड़ी हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। बात करें आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1909 में और इसका हेड ऑफिस जो है वो है दुबई में और इसके जो अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले हैं, अध्यक्ष ग्रेग बार्कले। और ग्रेग बार्कले जो है वो न्यूजीलैंड के हैं, ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं। तो आईसीसी के बारे में ध्यान रखिएगा, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, 1909 में बना। ग्रेग बार्कले एग्जैक्ट दुबई जो है संयुक्त अरब अमीरात में है। तो 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोग इसको लिख लेंगे। स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में, वर्ष 2022 के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया गया है? सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो आप देखेंगे आर विष्णु प्रसाद, आरवी प्रसाद को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक। तो वेरी वेरी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
किसे वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया गया है? आर विष्णु प्रसाद को सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न परीक्षा में आने वाले प्रश्न है और ये जरूर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ना आए, है ना, ये जरूर आएगा। सूचना और प्रसारण अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में के विज्ञान भवन में इनको सबसे प्रतिष्ठित सम्मान से इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको इंडियन अचीवर्स अवार्ड, इंडियन अचीवर्स अवार्ड के रूप में अवार्ड दिया गया है 2022। और सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में खेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, खेल मंत्री भी हैं और सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, यह पुरस्कार दिया। तो याद रखिएगा, यह पुरस्कार दिया इन्हें, है ना। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। तो सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में जो पुरस्कार दिया जाता है, ये इनको दिया गया है। यह पुरस्कार संस्कृति, विज्ञान, खेल और नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो इस तरीके से इनको जो है इस वर्ष कुल 31 लोगों को इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडियन अचीवर्स अवार्ड जो ये है 2022, 31 लोगों को दिया गया है। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 31 लोगों को दिया गया है, 31 लोगों को दिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडियन अचीवर्स अवार्ड, जिनके प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में आर विष्णु प्रसाद को यह पुरस्कार दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में डायरेक्टली आने वाले प्रश्न नहीं है, डायरेक्ट परीक्षा में आने वाले। किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2022 के लिए देश के सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन के रूप में क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है ना। सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन के रूप में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस पुलिस स्टेशन को यह पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन। तो इसका ए सही जवाब हो जाएगा। उड़ीसा का अस्का पुलिस स्टेशन जो है इसका सही जवाब होगा। भारत का सर्वश्रेष्ठ, देश का अर्थात भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, आपको याद दिलाएं कि जो नई दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन है वो पिछले बार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन रह चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो अस्का पुलिस स्टेशन जो उड़ीसा में है, ये भी याद रखिएगा, उड़ीसा में ये सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है भारत का। 2022 के लिए इसे चुना गया है सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन। तो यहां पर नई दिल्ली में आयोजित डीजीएसपी आईजीएसपी सम्मेलन, उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा के गंजाम जिले में अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस स्टेशन दिया। नई दिल्ली में डीजीएसपी आईजीएसपी सम्मेलन हुआ था। ये जो है ये हुआ सम्मेलन नई दिल्ली में। पुलिस विभाग जो है गृह मंत्रालय के तहत आती है। नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, है ना। और इसमें अमित शाह ने, किसने घोषित किया? अमित शाह ने उड़ीसा के ध्यान रखिएगा कहाँ है? गंजाम जिला कहा जाता है। गंजाम जिले के इस पुलिस स्टेशन को देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन घोषित किया। तो ध्यान रखिएगा, अमित शाह ने किया है। अमित शाह गृह मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं। तीनों ने उड़ीसा के गंजाम जिले में जो पुलिस स्टेशन है, अस्का पुलिस स्टेशन, उसको देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन घोषित किया है। अभी ध्यान रखिएगा, डीजीएसपी और आईजीएसपी जो सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है, उसी में हुआ है, जिसके मुख्य अतिथि अमित शाह थे। ये सारे प्रश्न आपको याद रखना होगा। ये डीजीएसपी आईजीएसपी सम्मेलन भी जो है आपसे पूछा जा सकता है।
तो नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। थानों की वार्षिक रैंक 8 थाने को यह खिताब मिला है, जो उड़ीसा गंजाम जिले के ही गंगापुर पुलिस स्टेशन को दूसरे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार मिला है। दूसरा सर्वश्रेष्ठ गंगापुर पुलिस, गंजाम जिले के ही गंगापुर पुलिस स्टेशन को दूसरा पुरस्कार किसे मिला है? तो दूसरा पुरस्कार है, यहां लिख देता हूं, गंगापुर पुलिस स्टेशन, गंगापुर पुलिस स्टेशन ये सेकंड है। और ये भी कहां है? उड़ीसा में ही है, गंजाम जिले में ही है, उड़ीसा के गंजाम जिले में ही। तो दो ध्यान के, पहला नंबर अस्का, दूसरा गंगापुर पुलिस स्टेशन उड़ीसा में इनको दिया गया है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनवासा थाने को तीसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है ना। तो तीसरा कौन सा है? उत्तराखंड का ये वाला, ये जो है ये थर्ड रैंकिंग है। तो 3 सर्वश्रेष्ठ जानिए, और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की रैंकिंग गृह मंत्रालय जारी करता है। कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय यह रैंकिंग जारी करता है, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। यह बात आप याद रखिएगा, गृह मंत्रालय के तहत रैंकिंग दी जाती है सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की। तो एक बार मैं दोहराता हूं, 1 नंबर पे है अस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा गंजाम जिला, 2 नंबर पे है गंगापुर पुलिस स्टेशन उड़ीसा, और तीसरे नंबर पर है बनबसा पुलिस स्टेशन उत्तराखंड में है। तो ये तीनों का ध्यान रखिएगा, तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किसने पूर्वोत्तर में प्रलय नाम से एक अभ्यास आयोजित किया? प्रलय नाम से पूर्वोत्तर में प्रलय नाम से एक अभ्यास का आयोजन किया गया है ना, 1 से 5 फरवरी के बीच पूर्वोत्तर में। तो जो है ये आयोजित किया जा रहा है अभी। तो किसने किया है? तो किया इंडियन एयर फोर्स ने, भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। तभी ध्यान रखेंगे, भारतीय वायुसेना के द्वारा पूर्वोत्तर में कौन सा अभ्यास किया गया है? प्रलय। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस तरीके के अभ्यास जो हैं आपसे पूछे जाते रहते हैं, जो है ना, जो हमेशा जब भी पढ़ें लिख के रखें और इसको याद भी करते रहें। प्रलय नाम से अभ्यास किया है भारतीय वायुसेना ने। यह 1 से 5 फरवरी तक एक बहुत बड़ा अभ्यास जो है ये होगा, जिसका नाम प्रलय नाम दिया गया है। पूर्वोत्तर के सभी वायुसेना एयरबेस पर इसका आयोजन किया जाएगा 1 से 5 फरवरी के बीच। तो इसका आयोजन जो होगा आयोजन हो भी रहा है 1 से 5 फरवरी 2023। पूर्वोत्तर के सभी वायुसेना स्टेशनों पर, वायुसेना जो स्टेशन हैं, वायुसेना स्टेशनों पर, पूर्वोत्तर के सभी वायुसेना स्टेशनों पर इसका जो आयोजन हो रहा है 1 से 5 फरवरी के बीच प्रलय नाम से जो है आयोजन किया जा रहा है। कोई एक जगह नहीं आप इसमें करेंगे, इसमें कई जगह, हर जगह हो रहा है। उधर के जितने वायुसेना स्टेशन हैं, वायुसेना पूर्वोत्तर के सभी एयरबेस पर प्रलय का आयोजन किया जाएगा। अभ्यास का आयोजन फरवरी के पहले सप्ताह में पूर्वी आकाश नाम से एक अन्य वायुसेना अभ्यास की तैयारी भी किया जाएगा, जो एक वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास। इसके साथ एक पूर्वी आकाश नाम से भी अभ्यास होगा। इसके साथ एक और ध्यान रखिएगा, इसके साथ पूर्वी आकाश नाम से भी अभ्यास होगा। पूर्वी आकाश नाम से भी अभ्यास किया जाएगा, तो याद रखिएगा एक अभ्यास ये भी होगा पूर्वी आकाश वायुसेना, है ना, ये भी पूछा जा सकता है और प्रलय नाम से भी ये पूछा जा सकता है। आप लोग इन सबको याद कर लीजिएगा। वायुसेना मुख्यालय कौन है? 8 अक्टूबर 1932 को 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? नई दिल्ली। वायुसेना की जो मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है और इसके चीफ कौन है?
विवेक राम चौधरी अभी हाल ही में उप प्रमुख भी बने हैं। वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? एपी सिंह। वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? एपी सिंह। तो ये भी ध्यान रखेंगे, विवेक कुमार चौधरी एयर चीफ मार्शल हैं, याद रखेंगे। और 8 अक्टूबर को ही क्या मनाते हैं? वायुसेना दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो सारी बातें आप याद रखेंगे। 1932 में स्थापना हुई थी इसकी। नेशनल एड्स नियंत्रण संगठन ने कहां पर सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है ना? नेशनल एड्स नियंत्रण संगठन नैको ने कहां पर क्या किया है? सबसे बड़ी लाल रिबन श्रृंखला, है ना, बनाई है। बड़ा महत्वपूर्ण। गोवा, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा इज द राइट आंसर। ओडिशा में सबसे बड़ा मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है। लाल रिबन जो है, लाल रिबन, तो लाल रिबन एड्स के लिए होता है, जो कि कुछ इस तरीके से रखते हैं। एड्स का एक सिंबल है। और इस बार जो 1 दिसंबर को मनाया गया है विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को 2022 में, है ना, 2022 में विश्व एड्स दिवस जो मनाया गया था, इसका जो थीम क्या था? थीम था रॉक द रिबन। रॉक द रिबन, याद रखिएगा, ये थीम था इस बार एड्स दिवस का, रॉक द रिबन, है ना। हिंदी में भी लिख देता हूं, रॉक द रिबन, है ना, याद रखेंगे, ये थीम था। तो इसी को देखो, नेशनल, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एड्स को नियंत्रण करने के लिए जो संगठन बना है, उसने सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला ओडिशा में क्या की थी? बनाई थी। ओडिशा में बनाई थी, याद रखेंगे आप लोग। एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ओडिशा में। अब ये एड्स पर किस लिए बनाया गया था? यह मनाया गया था HIV एड्स पर एक जागरूकता कार्यक्रम था। यह क्या है ना, ये सबसे बड़ी मानव रिबन श्रृंखला क्या है? HIV एड्स पर जागरूकता कार्यक्रम है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जागरूकता कार्यक्रम है। तो एड्स पर एक जागरूकता कार्यक्रम के रूप में भी ये शुरू किया गया है। इसको नैको के द्वारा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, याद रखना है आपको। और ये आयोजन किया गया था भुवनेश्वर, उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में ये बनाया गया था, है ना। ये जो श्रृंखला बनाई थी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, है ना। ये जो मानव बड़ी श्रृंखला बनाई गई थी कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, कलिंगा स्टेडियम, जब ये हाल ही में यहाँ पर मैच हुआ है हॉकी का, स्टेडियम भुवनेश्वर, यहीं पर इसका ये श्रृंखला बनाया गया था। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, आप लोग याद रखिएगा, है ना। नेशनल एड्स नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड भारत किस देश के साथ मिलकर अपना पहला प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 आयोजित किया है? किस देश के साथ मिलकर भारत किस देश के साथ मिलकर अपना पहला प्रशिक्षण अभ्यास, क्या है, नाम है, ये नाम है साइक्लोन, है ना, I-1 आयोजित किया है? जापान, मिस्र, सऊदी अरब या इजराइल? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, इजिप्ट, अर्थात मिस्र के साथ मिलकर साइक्लोन, इन नाम से आ गया ना ये। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत और इजिप्ट के बीच यह आयोजन किया गया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, इन दोनों के बीच आयोजित किया गया है। मिस्र की राजधानी क्या है? कायरा। मिस्र की राजधानी कायरा है। और भारत और मिस्र ने मिलकर यह एक जो है साइक्लोन आई का आयोजन किया है। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास यह है ना, जो राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया। भारत और मिस्र की सेना कहाँ किया गया? ये राजस्थान के जैसलमेर में किया गया।
है ना। तो याद रखिएगा, भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच पहली बार कोई अभ्यास हुआ है, ये कहाँ हुआ है? राजस्थान के जैसलमेर। जैसलमेर अक्सर सबसे अधिक रेतीला जिला भी है वहाँ का, तो इसका आयोजन यहीं किया गया था। मिस्र की राजधानी है काहिरा। काहिरा है मिस्र की राजधानी, और मिस्र जो है किस कॉन्टिनेंट में आता है? एक तरीके से देखेंगे अफ्रीकी और इस कॉन्टिनेंट में आएगा। और यहाँ के मिस्र के जो राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी अभी भारत में आए थे। राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल या अब्देल फतेह अल सीसी। अल सीसी ये अभी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। क्या थे? 74वें गणतंत्र दिवस, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरी अफ्रीका में एक देश है ये, अफ्रीकी महाद्वीप में, याद रखिएगा। और यहाँ पर दुनिया के 7 अजूबों में से एक गीजा के पिरामिड है ना, गीजा का महान पिरामिड कहा जाता है, जो यहाँ पर 7 अजूबों में से एक है मिस्र। और मिस्र में बहती है दुनिया की सबसे लंबी नदी नील। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। स्वेज नदी सबसे बड़ी नदी है, जबकि नील नदी सबसे लंबी नदी है। किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीत लिया? इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ है और इसमें यह खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीत लिया है दक्षिण कोरिया की एन शियांग ने। ये कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की एन शियांग ने यह जो है इंडिया ओपन बैडमिंटन का चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। एन शियांग नई दिल्ली जाधव इंडोर स्टेडियम में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियंस दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी एन शियांग ने महिला एकल का फाइनल खिताब जीत लिया। इसने अकाने यामागुची को हराया। किसको हराया? इसको हराया, ये हराया। तो एन शियांग ने किसे हराया? अकाने यामागुची की। अकाने यामागुची किस देश की खिलाड़ी है? जापान। तो जापान के खिलाड़ी को दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी ने हराकर और इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। और यह मैच कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के जाधव इंडोर स्टेडियम में। आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन नई दिल्ली के जाधव इंडोर स्टेडियम में। तो ये बात याद रखिएगा, कहाँ हुआ, कौन सा खेल था, इसमें किसने जीता, किसको हराकर। तो इस तरीके से एन शियांग ने यह खिताब जीत लिया है। किस राज्य ने स्वयं को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का अपना लक्ष्य रखेगा? देश का पहला, किस राज्य ने स्वयं को 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा? आप देखेंगे ये हरित राज्य का, आप लोग ये मत समझिए सिक्किम वो जैविक राज्य है, हरित नहीं जैविक है। यह हरित राज्य, ग्रीन स्टेट इसको कह सकते हैं, ग्रीन स्टेट है ना, ये ध्यान रखेंगे। कब तक? 2025 तक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बी बिल्कुल सही जवाब, राइट है। हिमाचल प्रदेश देश ने ये घोषणा किया है और ये लक्ष्य रखा है कि 2025 तक हम क्या करेंगे, अपने आप को एक ग्रीन स्टेट के रूप में बनाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, महत्वपूर्ण नहीं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि हिमाचल प्रदेश ने इस तरीके का इनिशिएटिव लिया है। अब इसमें क्या होगा,
2005 तक हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का उपयोग करके हरित उत्पादों पर जो है ना जो है इसको संचालित करेगा और अपने आप को हरित राज्य बनने का लक्ष्य जो है पूरा करेगा। कैसे करेगा? हाइड्रो अर्थात पानी, हाइड्रोजन गैस और सौर ऊर्जा को उपयोग करके। हाइड्रो को जहां आता है उसको हम समझते हैं पानी, जैसे हाइड्रो परियोजना, जल परियोजना कहा जाता है। हाइड्रो प्लस हाइड्रोजन प्लस सौर ऊर्जा इसका इस्तेमाल करेगा, ऊर्जा का प्रयोग करके हरित राज्य बनने का लक्ष्य है। हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदूषण नहीं फैलता। हरित राज्य का मतलब सीधा सीधा हो गया जहां पर कार्बन नहीं हो, उत्सर्जन नहीं होता होगा। हाइड्रो पावर से नहीं होता है, हाइड्रोजन से भी नहीं होता है, और हाइड्रोजन में कार्बन होता ही नहीं है। और सौर ऊर्जा इनका उपयोग करेंगे तो कार्बन की मात्रा कम होगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगा वो हरित राज्य। हरित का मतलब है कि कार्बन मुक्त राज्य बन जाएगा। तो इस तरीके से हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला, और हिमाचल प्रदेश में ही चुनाव में पिछले बार कांग्रेस की सरकार बनी है। आप लोग बताइए यहाँ के सीएम कौन है? क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुखू के नाम से फेमस है। सुखविंदर सिंह सुखू हिमाचल प्रदेश में चूंकि बीजेपी की सरकार थी जयराम ठाकुर वाली, तो सरकार चली गई। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। किसे वर्ष 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको? तो आपके पास ऑप्शन है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। इन दोनों को किया गया है एक साथ, इन दोनों को जो है एक साथ किया गया है। आप ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, और किसके लिए? वर्ष 2023 के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए भी और बी दोनों, मतलब इन दोनों को किया गया है। लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम में है, और ओडिशा का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, इन दोनों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया था। पराक्रम दिवस, याद रखिएगा, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया था। और इसी अवसर पर यह पुरस्कार की घोषणा भी हुई थी जो इन दोनों को दिया गया है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है ना। तो इसी जन्मदिन को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, और आपदा प्रबंधन इन्हीं के नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है। इस बार 2 को दिया गया है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जो दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तो और इसके आज के एक एक प्रश्न सारे बिल्कुल परीक्षा में आने वाले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी, 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। याद रखेंगे आप लोग, 11 बच्चों को नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये याद रखिएगा। यह पुरस्कार भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। उसके बाद एक समारोह का आयोजन होता है, और उस समारोह के आयोजन में जो है उन सभी बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाता है। नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, लेकिन देते हैं राष्ट्रपति। ये भी याद रखिएगा, देने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 11 राज्यों के 11 बच्चों में से 4 कला और संस्कृति क्षेत्र, 1 बहादुरी और 2 नवाचार के लिए, 1 सामाजिक सेवा के लिए और 3 खेल के लिए हैं। 11 बच्चों में से 6 लड़के और 5 लड़कियां हैं। इनमें से 6 लड़के 5 लड़कियां, 6 लड़के 5 लड़कियां। तो ये भी पूछा जाए कितने लड़के और लड़कियां हैं, तो 6 और 5 हैं।
लड़कियां हैं। वर्ष 2022 में 29 बच्चों को दिया गया था। अगर हम बात करें पिछले वर्ष की, वर्ष 2022 के लिए, तो 29 बच्चों को दिया गया था। पिछले वर्ष बच्चों को दिया गया था यह पुरस्कार, लेकिन इस बार सिर्फ 11 बच्चों को दिया गया है। यह भी याद रखिएगा। हर साल भारत सरकार 5 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को, इसमें से कितने उम्र के बच्चों को लिया जाता है? 5 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को लिया जाता है। बच्चों को लिया जाता है, यह भी याद रखिएगा। 5 से 18 वर्ष आयु के बच्चे ही इसमें आते हैं। इसको ऊपर करें, उन जिनकी असाधारण प्रतिभा और उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। बच्चों को 6 श्रेणियों में उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार। मैं ये भी बता देता हूं कितने श्रेणियों में दिया जाता है। 6 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। 6 श्रेणियों में, 6 श्रेणियों में, जिसमें से पहला है कला और संस्कृति। कला और संस्कृति, ये भी याद रख लेंगे आप लोग। कला और संस्कृति, नवाचार, बहादुरी। कला और संस्कृति, नवाचार, बहादुरी। इसके साथ शैक्षिक, सामाजिक सेवा और खेल। शैक्षिक, खेल, और एक है छठा सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा। तो 6 क्षेत्रों, इस 6 श्रेणियों में ही यह पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सब ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 11 बच्चों को दिया गया, 6 लड़के और 5 लड़कियों को। पिछले बार 29 था। तो ये सारे इंफॉर्मेशन याद रखना है। इस तरीके से कितने आयु के बच्चों को किन श्रेणियों में दिया जाता है, कौन देता है। तो यहां देखो, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, नाम है प्रधानमंत्री से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। आप एक एक प्रश्न पढ़िए, लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।